Hello everyone, welcome back friends. I hope you are doing well. Today we are going to learn a interesting topic atropine. आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक एट्रोपिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एट्रोपिन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे एट्रोपिन क्या है। तो आज इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एट्रोपिन क्या, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसका फार्माकोडायनामिक्स क्या है, उसका यूजेस क्या है, एडीआर क्या है और उसका टॉक्सिसिटी क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या होगा। लर्निंग आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के। सब टॉपिक्स हमारा क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो एट्रोपिन क्या है, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, एड में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ एट्रोपिन पढ़ेंगे। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और क्लिनिकल यूजेस क्या है। फिर एडीआर के बारे में पढ़ेंगे और अल्टीमेट लास्ट में टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, उसका क्या मैनेजमेंट है। वो आज हम लोग आज की क्लास में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एट्रोपिन के बारे। एट्रोपिन है क्या, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया, ये कैसे बना, इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हम लोग आइए जानते हैं। तो फ्रेंड, ये एट्रोपिन सबसे पहले तो जानेंगे। जो एट्रोपिन जो है ये क्या है, ये एक नेचुरल एल्कलॉइड है। नेचुरल एल्कलॉइड, ठीक है, एल्कलॉइड है जिसके लास्ट में पाइन आयन लगा हुआ, पाइन लगा आयन, वो एल्कलॉइड होगा, एल्कलॉइड है, ठीक है। नेचुरल एल्कलॉइड है तो नेचुरल है तो किसी प्लांट, किसी सोर्स से निकला होगा, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल सोर्स से। ये क्या है, ये किससे निकला, ये प्लांट सोर्स से। प्लांट सोर्स में क्या नाम है इसका, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना। और दूसरा है धतुरा। धतुरा जो हम लोग जो रूरल पेरीफेरी से बिलोंग करते होंगे तो वो लोग, हम लोग देखते हैं जो एक प्लांट होता है जिसमें कांटा, थॉर्न एप्पल जिसको बोलते हैं, कांटा कांटा जैसा रहता है, उसको धतुरा बोलते हैं। धतुरा, ये इसका ये क्या है, सोर्स किसका है, एट्रोपिन का है, ठीक है, धतुरा। और एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा नाम है, एट्रोपा बेलाडोना। बेलाडोना क्या है, किसी को पता है ये बेलाडोना क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेला मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। बेला का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। और डोना, डोना का मतलब क्या होता है, डबल एन दे दीजिए, डोना। डोना का मतलब होता है लेडी, या वीमेन बोलिए, लेडी। तो क्या हो गया, बेलाडोना, ब्यूटीफुल लेडी। ये क्या है, इटालियन, इटालियन वर्ड है, इटाली, ठीक है, इटालियन वर्ड है, ठीक है, क्या है, इटालियन वर्ड है। अब ये आया कैसे, कैसे इसका नाम पड़ा, बेलाडोना कैसा पड़ा, कैसे हुआ। फिर इससे जो है, जो सब्सटेंस जो निकला, वो उसका नाम एट्रोपिन पड़ा, एट्रोपा बेलाडोना। एक प्लांट है, एक प्लांट जो है, यह कहाँ, ये देखा गया जो इटली में जो है क्या होता था, लेडीज जो है, वीमेन जो है, उसके जो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता था, उसका मतलब उसका जूस, वो आई में यूज़ करते थे। किस लिए, क्योंकि उससे आँख का जो पुपिल होता था वो बड़ा हो जाता था, जिससे वो ब्यूटीफुल दिखने दिखने लगती थी। मतलब लेडी जो है वहाँ पे इटली में, उसके जूस को, इस प्लांट के जूस को आँख में लेने से उसका पुपिल, जो आँख जो है, वो ब्यूटीफुल दिखने लगता था उसका। जिसके वजह से जब बाद में ये देखा गया, आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो उसका पुपिल, जो आँख का, वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेडी यूज़ करते थे। तो उसका, उसके उससे जो निकाला गया वो सब्सटेंस क्या था, एट्रोपिन था। वो सब्सटेंस जो निकला उससे एट्रोपिन था। वो प्लांट का क्या नाम था, इसलिए उस प्लांट का नाम क्या पड़ गया, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना प्लांट का नाम हो गया, जो सब्सटेंस निकला उसको एट्रोपिन बोले। और बेलाडोना इसलिए कि वो लेडी जो यूज़ करते थे वहाँ पे उस सब्सटेंस को, जिसकी वजह से वो, उसका आँख ब्यूटीफुल लगने लगता, दिखता था, जिसकी वजह से उसको क्या बोला गया, बेलाडोना। तो हम, उम्मीद है कि यह कंसेप्ट, ये हिस्ट्री आपको समझ में आया होगा। और धतुरा जो है, थॉर्न एप्पल, जो देहात गांव में ये कंटीला एक फ्रूट होता है,
जिसको धतुरा बोलते हैं। धतुरा कैसी रहता है, ये धतुरा हो गया, ये कांटा कांटा जैसे जो है, और देखते हैं उसको धतुरा में, धतुरा, इसको धतुरा बोलते हैं। इसका भी जो है एल्कलॉइड जो है देखा गया, तो इसमें क्या पाया गया, एट्रोपिन एल्कलॉइड था। तो ये सोर्स हम लोगों ने जान लिया, नेचुरल एल्कलॉइड है एट्रोपा, बेलेडोना और धतुरा। चलिए अब आते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या फार्माकोकाइनेटिक्स एट्रोपिन का? हाँ, एट्रोपिन का सबसे ये तो प्लांट का उसका सोर्स जान ले। ये किस ग्रुप की है, ये जिसको पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है, सबसे पहला तो हम लोग जानेंगे जो एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक है। एंटी कोलिनर्जिक है मतलब कोलिनर्जिक जो है, कोलिनोमिमेटिक जो इफेक्ट आता है उसका अगेंस्ट आएगा, इसका ऑपोजिट आएगा, ठीक है, उसका एंटागोनिस्ट है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर का क्या है, एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट वो होगा। दूसरा, इसमें भी और अगर कोलिनर्जिक हम लोग जान रहे हैं, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है कितने तरह का, दो तरह का होता है, मस्करेनिक और निकोटिनिक। मस्करेनिक ये और स्पेसिफाई कर देंगे तो ये एंटी मस्करेनिक है, सिर्फ एंटी मस्करेनिक, एंटी निकोटिनिक नहीं एक्शन है इसका, क्या होगा, एंटी मस्करेनिक होगा, ठीक है, एंटी मस्करेनिक होगा। एंटी कोलिनर्जिक में दोनों आ जाएगा आपका, एंटी मस्करेनिक भी आएगा और एंटी निकोटिनिक भी आएगा। और जब उसका और स्पेसिफाई कर देंगे तो इसका इफेक्ट जो है एंटी निकोटिनिक नहीं है, ओनली एंटी मस्करेनिक है। इसलिए इस एट्रोपिन को एंटी मस्करेनिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी मस्करेनिक मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर जो होगा उसको ब्लॉक करेगा, उसका एंटागोनिस्ट है। हम लोगों ने पढ़ा कि मस्करेनिक रिसेप्टर कितने तरह का होता है, एक बार रिवीजन करेंगे, रिव्यू करेंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर जो है कितने तरह का, M1 से लेकर के M5 तक। ये क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। जो इवन है वो क्या होगा, स्टिमुलेटरी, जो ऑड है वो क्या है, जो ऑड होगा, ऑड का मतलब क्या हो गया, M1 M3 और M5, ये क्या है, जी स्टिमुलेटरी है, ठीक है। और M2 और M4 जो होगा इवन नंबर जो है, ये क्या है, जी इनहिबिटरी है, ठीक है। इतना हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब आ जाते हैं इसका कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स ब्रीफ में जानते हैं। क्या होगा फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स आपने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ड्रग जो है, हमने ड्रग लिया, हमारे बॉडी में जब ड्रग आता है तो ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, ड्रग का क्या चेंजेस होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट आर द चेंजेस ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ड्रग का क्या चेंजेस होता है, वो उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एडमे से, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली ड्रग जो है एक्सक्रीट हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन में इसका क्या है, एट्रोपिन का ये क्या है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब ओरली, ओरली जो है ये पुअरली एब्जॉर्ब होगा। जब पुअरली एब्जॉर्ब होगा ओरली तो इसका क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी, वेरी गुड, बायो अवेलेबिलिटी पुअर होगा, कम होगा। बायो अवेलेबिलिटी जो है ओरल का क्या होगा, ओरल का पुअर होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा, इसलिए इसका जो है आईवी रूट से इसको देते हैं, ठीक है। आईवी होगा, इनहेलेशनल रूट से भी है, किसी किसी का आईवी इनहेलेशनल रूट से हो गया। फिर क्या होगा, और क्या हो सकता है, और क्या, आयन रूट से भी दे सकते हैं, आईवी मेनली आईवी यूज करते हैं एट्रोपिन को। चलिए, डी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग बाइंडिंग जो है कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा, इसका कम होता है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा और क्या होगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, सीएनएस में पहुंच जाएगा। तो ये सीएनएस भी इफेक्ट करेगा, पेरिफेरल इफेक्ट भी आएगा इसका, और ब्लड ब्रेन बैरियर बीबीबी को क्रॉस करेगा तो सीएनएस इफेक्ट भी आएगा। इसका क्या इफेक्ट होगा, पेरिफेरल इफेक्ट भी आएगा एट्रोपिन का, और सेंट्रल इफेक्ट भी आएगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक टर्शियरी एमीन कंपाउंड है। हम लोगों ने पढ़ा कि टर्शियरी एमीन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, टर्शियरी एमीन कंपाउंड नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर कंपाउंड जो है, नॉन पोलर कंपाउंड जो है क्या करेगा, लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक जो कंपाउंड होगा इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। क्या करेगा, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होता है ट्रोपिन का, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। और क्या देखा कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। क्यों, क्योंकि ये एक टर्शरी एमीन कंपाउंड है। हम लोग जानते हैं कि टर्शरी एमीन कंपाउंड नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर कंपाउंड मीन्स लिपोफिलिक होगा। लिपोफिलिक होगा वो इजिली मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से जो है इसका सेंट्रल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो सीएनएस इफेक्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हम लोग जानते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी गुड, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट होना होता है, इसको या तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन के लिए हो जाएगा, या फिर क्या होगा, इसको बाहर निकलना। मेनली क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि ड्रग को नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट कर देना बाहर, क्योंकि फिर से रीअब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं होगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा किससे, थ्रू किडनी, किडनी थ्रू एक्सक्रीट वाया यूरिन। तो उसको नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर फॉर्म में कर दीजिएगा तो फिर वो रीअब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं होता है। तो बायो ट्रांसफर मेटाबॉलिज्म के दो फेज हम लोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तो जनरल फार्माकोलॉजी में फेज 1 और फेज 2। तो फेज टू तो ये जो एट्रोपिन का जो फेज 1 में हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। और फेज 2 में कंजुगेशन से ये क्या करेगा, कंजुगेशन से इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है कहाँ पर होगा, मेनली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगा। कहाँ होगा, ये लीवर में होगा, लीवर में होगा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। दो फेज में, फेज 1 जो है, फेज 1 में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है एट्रोपिन का, और फेज 2 में कंजुगेशन होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में बस हम लोगों ने इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेटाबॉलिज्म में, फेज 1 में हाइड्रोलिसिस होगा और फेज 2 में कंजुगेशन होगा। और फेज 1 जो है, फेज 1 वो किससे होता है, मेनली कौन सा होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम, जो सिर्फ साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है, ये एंजाइम ही करवाता है फेज 1 को। ठीक है, चलिए, तो यह मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। अब आते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कुछ नहीं, एक्सक्रीशन किससे होगा, मेनली जो है किडनी से होगा। मेनली एक्सक्रीटेड ड्रग जो है, एक्सक्रीटेड जो होगा मेनली वाया किडनी, ठीक है, वाया किडनी होगा।
थ्रू यूरिन। लगभग 50 to 70% जो है वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है किडनी के जरिया निकलता है। तो एक्सक्रीशन मेनली जो है किसके थ्रू निकलता है? किडनी से निकलता है, यूरिन के थ्रू। ठीक है, वाया किडनी थ्रू यूरिन। तो एक्सक्रीशन में बस हम लोगों ने ये पढ़ा। चलिए, इसका एलिमिनेशन का मतलब जान रहे ही होंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को दोनों को मिला देंगे वो एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन टी हाफ कितना होता है इसका? टी हाफ, एलिमिनेशन टी हाफ कितना होता है? इसको एलिमिनेशन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि दोनों मिल करके ड्रग को क्या करता है? दोनों एलिमिनेट करने में, दोनों मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों का रोल है ड्रग को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालने में, उसको ड्रग को बाहर निकालने में। तो टी हाफ कितना होगा? एलिमिनेशन टी हाफ बोलते हैं इसको। कितना होगा? 2 to 4 आवर्स होता है। 2 to 4 आवर्स होता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पोर्शन जो हार्ट बोला जाता है ड्रग फार्माकोलॉजी का। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फिर से हम लोगों ने शुरू से ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो क्लिनोमिमेटिक्स के ही समय से हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसी वहीं से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? निमोनिक्स पे। इफेक्टर ऑर्गेन का निमोनिक्स जो है याद होगा। वेरी गुड हबीब, वेरी गुड, याद है। उसी निमोनिक्स पे फिर इसका इफेक्ट को पढ़ेंगे, एक बेस बना देंगे, उसी पर फॉर्मूला पर पुट करते जाएंगे, और इससे हमें ये फायदा होगा कि उसका इफेक्ट और उससे हमारा रिसेप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रिवाइज हो जाएगा, क्लिनिकल यूजेस रिवाइज हो जाएगा, और उसका एडवर्स इफेक्ट रिवाइज हो जाएगा। ये सारा चीज उसी निमोनिक से, एक निमोनिक से ये सारा चीज को हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे। देखते हैं कैसे। चलिए, फिर से आ जाते हैं। ठीक है, क्या है? हबीब। ये क्या है? ये क्या है? इफेक्टर ऑर्गेन है। ऑर्गेन है, इफेक्टर ऑर्गेन है। ऑर्गेन से, इफेक्टर ऑर्गेन से। चलिए, क्या होगा? हार्ट होगा। हार्ट हुआ सर, वेरी गुड, हार्ट हुआ। हार्ट पे कौन से रिसेप्टर? M2 रिसेप्टर सर, वेरी गुड, M2 रिसेप्टर। M2 क्या करेगा भाई? M2 रिसेप्टर है, हार्ट पर है, एट्रोपिन क्या करेगा? M2 इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या करेगा? हार्ट रेट को इनहिबिट करेगा, हार्ट रेट को घटा देगा। ये क्या हो गया? ये ऑर्गेन हो गया। हार्ट पे M2 रिसेप्टर, यहाँ पर आप रिसेप्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? लिखेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यहाँ लिख दीजिए क्लिनिकल यूजेस और ADR। ठीक है, ठीक है। फिर से देखते हैं, हार्ट पर क्या होगा? M2 रिसेप्टर होता है, क्या करेगा वो? हार्ट रेट को डिक्रीज कराएगा। दो चीज कराता है हार्ट पे, एक तो हार्ट रेट को डिक्रीज कराता है और कंडक्शन को भी घटाता है। ये भी कंडक्शन, शायद ये आप लोग जान रहे होंगे। हार्ट रेट को घटाता है तो क्या बोलते हैं? क्रोनोट्रॉपी। घटाएगा तो निगेटिव क्रोनोट्रॉपी। एट्रोपिन क्या है? निगेटिव क्रोनोट्रॉपी है। और कंडक्शन क्या होता है? ड्रोमोट्रॉपी होता है। घट रहा है, क्या होगा? निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी होगा। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हार्ट रेट घट रहा है, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये क्या है? कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट है। चलिए, ठीक है, एक स्टाइल कोलिन का इफेक्ट हम लोगों ने अभी देखा। चलिए, एट्रोपिन क्या करता है? इससे पहले, यहाँ आने से पहले हम लोग एक चीज और जानेंगे। क्या जानेंगे? यहाँ आने से पहले हम लोग जानेंगे जो एट्रोपिन रिसेप्टर। चलिए, रिसेप्टर ले लेते हैं, कौन सा? मस्करेनिक। M रिसेप्टर हो गया। क्या आएगा? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा।
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। ठीक है, कोई भी ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है, लिगेंड लिगेंड कोई भी, तो क्या करेगा, जो एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, एगोनिस्ट बाइंड करेगा रिसेप्टर को, तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। ये क्या, कौन सा रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। इस पर कौन सा बाइंड, कौन इसका एगोनिस्ट है, एसिटाइलकोलिन है सर। एसिटाइलकोलिन इसको स्टिमुलेट करेगा और इसका इफेक्ट आएगा। जो अभी हम लोगों ने बात किया था हार्ट पर, क्या था, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट क्या आएगा, कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट घट जाएगा, उसका हार्ट रेट को घटा देगा। ठीक है, M2 इनहिबिटरी है, उसका स्टिमुलेट करेगा और उसको, उसका इफेक्ट है क्या आएगा, हार्ट रेट घट जाएगा और फिर क्या होगा, कंडक्शन घटेगा, ए भी कंडक्शन घटेगा। तो क्या होगा, उसका हार्ट रेट घट गया तो निगेटिव क्रोनोट्रोपी, और ए भी कंडक्शन घट गया तो उसको निगेटिव ड्रोमोट्रोपी। ये किसका इफेक्ट होगा, कौन सा है, एसिटाइलकोलिन का, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, या वेगस का, वेगल टोन जो बोलते हैं, वेगस का क्या है, निगेटिव क्रोनोट्रोपी एंड निगेटिव ड्रोनोट्रोपी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आपका सवाल होगा, सर एट्रोपिन क्या करेगा, फिर एट्रोपिन कैसे इफेक्ट आता है, या हार्ट रेट बढ़ाता है, या क्या करता है, एट्रोपिन क्या करता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एट्रोपिन जो क्या है, एंटागोनिस्ट है सर। एंटागोनिस्ट जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं, तो इसका एफिनिटी तो है, जो भी रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसका एफिनिटी होता है। जब तक एफिनिटी नहीं होगा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। तो एट्रोपिन तो रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, लेकिन ये एंटागोनिस्ट होने की वजह से क्या, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना होगा माय डियर फ्रेंड, इसका कितना होगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी, सर जीरो होगा। जीरो होगा मतलब नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। एट्रोपिन रिसेप्टर से बाइंड कर देगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बाइंड क्यों किया, किसके इफेक्ट को रोकने के लिए, किसके इफेक्ट को रोकने के लिए, एस्टाइलकोलिन के इफेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि एस्टाइलकोलिन के स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर चुका है। अब एस्टाइलकोलिन के लिए स्पेस के लिए, एस्टाइलकोलिन हैज नो मोर स्पेस टू bind with receptor cholinergic receptor and produce pharmacological effect। ठीक है, तो क्या होगा सर, फिर ये क्या होगा, तो फिर इसका एट्रोपिन का इफेक्ट क्यों हो जाता है, अपोजिट इफेक्ट क्यों हो जाता है कोलिनर्जिक का, इसको कोलिनर्जिक का जो कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट है उसका अपोजिट क्यों हो जाता है। इसलिए होता है सर, क्योंकि हमारे जितना भी ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जिस जिस ऑर्गन पे ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई है, ऑटोनोमिक मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों बैलेंस है। सिंपैथिक एक बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। जैसे ही एक सिस्टम ब्लॉक होगा तो दूसरा सिस्टम क्या होगा, अनअपोज्ड हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस कोलिनर्जिक को एट्रोपिन देख करके हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया, मैं मतलब पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर सिंपैथेटिक डोमिनेट करेगा, सिंपैथेटिक अब क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, उसका अनअपोजिट एक्शन आएगा। और सिंपैथेटिक हम लोग जानते हैं कि अनअपोजिट एक्शन, सिंपैथेटिक एक्शन क्या है, हार्ट पे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, एवी कंडक्शन को बढ़ा देता है। समझ में आ गया कैसे एट्रोपिन का इफेक्ट आया, फिर से एक बार समझ लीजिए। एट्रोपिन जब रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा तो अब इसको स्पेस को ऑक्यूपाई कर देगा, किसका स्पेस को, स्टाइलकोलिन को। अब स्टाइलकोलिन हैज नो स्पेस, वो बाइंड द रिसेप्टर। अब स्टाइलकोलिन को रिसेप्टर जगह बाइंड नहीं करने के, स्टाइलकोलिन का इफेक्ट ब्लॉक हो चुका, मतलब क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ब्लॉक हो चुका। अब यहाँ पर हर सिस्टम जो भी जहाँ भी ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई है, वहाँ पर दोनों सप्लाई है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों बैलेंस है, एक बढ़ाता है, दोनों का अपोजिट एक्शन है, दोनों बैलेंस है लेकिन अपोजिट एक्शन में है। जैसे ही एक सिस्टम ब्लॉक होता है, जैसे ही एक सिस्टम का इफेक्ट खत्म होता है, दूसरा सिस्टम अनअपोज्ड हो जाता है, प्रीडोमिनेट कर जाता है। यहाँ पर एट्रोपिन ने कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, उसका इफेक्ट कोलिनर्जिक इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक या एड्रेनर्जिक इफेक्ट अनअपोज्ड हो गया, प्रीडोमिनेट हो गया। और हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम का, सिंपैथेटिक या एड्रेनर्जिक इफेक्ट जो होता है हार्ट पर क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और एवी कंडक्शन को इंक्रीज करता है। इसको समझाने का मकसद यही था, इसको पढ़ने का हमारा कंसेप्ट का मतलब यही था कि हम अब ये नहीं कहेंगे कि एट्रोपिन का इफेक्ट जो है अपोजिट होता है, एट्रोपिन हैज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट।
ठीक है। तो अब हम लोग फिर अब आ जाते हैं इस पे, हबीब निमोनिक्स पे। अब इजिली हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। हार्ट पे अब क्या होगा, रिसेप्टर तो वही है, M2 है भाई। एट्रोपिन क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। जैसे ही ब्लॉक करेगा तो हार्ट पे अब कौन सा, सिंपैथेटिक अनअपोज्ड होगा। सिंपैथेटिक क्या करता है, इंक्रीज करता है सर, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और ये इंक्रीज करता है एवी कंडक्शन को। प्रोटीन कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा, जब इंक्रीज हार्ट रेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी। और इंक्रीज एवी कंडक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्रोनोट्रॉपी। एट्रोपिन क्या है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी, पॉजिटिव ड्रोनोट्रॉपी, जो कि आपका क्वेश्चन आता है। चलिए क्लिनिकल यूजेस, जब कहाँ जरूरत पड़ेगा हमें बढ़ाने का, कहाँ जरूरत पड़ेगा हार्ट रेट बढ़ाने का, सर ब्रेडिकार्डिया में, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। और कंडक्शन का कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा, तो एवी नोडल ब्लॉक, ठीक है, एवी नोडल ब्लॉक, एवी नोडल ब्लॉक में सर हार्ट ब्लॉक जिसको बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक हो गया। साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा। और एवी नोड कंडक्शन को बढ़ाने की जरूरत कहाँ होगा आपको, एवी नोडल ब्लॉक हो चुका है वहां पे आपका एवी नोडल। ये क्या हो गया हमारा, इसका हार्ट में क्या यूज हो गया, क्लिनिकल यूजेस ऑफ एट्रोपिन हो गया, ठीक है। अब सर इसका एडवर्स रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा एडवर्स रिएक्शन क्या होगा, इसको एडवर्स रिएक्शन और टॉक्सिसिटी को हम लोग एक साथ इसके बाद पढ़ेंगे, उसको एक साथ पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं, पहले हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और क्लिनिकल यूज को देख लेते हैं, फिर एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, वो चीज को जानेंगे। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रैक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं हबीब निमोनिक्स को, और याद भी हो चुका होगा हमें। एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होगा, अब हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ M2 जो है हार्ट के लिए स्पेसिफाई कर देंगे, बाकी जितना है सब पर क्या होगा, वेरी गुड, M3, M3, M3 होगा, ठीक है, M3। या क्या होता है यहाँ पर, दो है एक्शन, स्मूथ मसल से GIT के जो स्मूथ मसल्स है उसको क्या करता था, कोलिनर्जिक इफेक्ट क्या आता है, M3 का जो अपना इफेक्ट है, जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, क्या करता है वो, कंट्रैक्शन कराता है, जिसके पेरिस्टालसिस होता है और फूड जो है आगे फॉरवर्ड होता है, जिसकी वजह से खाना पचता है और सेक्रेशन को बढ़ाता है। अब क्या होगा, ब्लॉक होने के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, फिर सिंपैथेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या क्या डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स यहाँ लिख दीजिए, स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन जो है डिक्रीज करेगा, कंट्रैक्शन जो है डिक्रीज करेगा। तो इसका क्या कोई इफेक्ट, इसका क्लिनिकल यूज एट्रोपिन का है सच GIT में हम लोग नहीं यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो है स्पेसिफिक इतना इसका अदर इफेक्ट इतना आ जाएगा, अदर सिस्टम पर जो इफेक्ट की वजह से जो है इसका स्पेसिफिक जो है वो उसका इससे बेहतर दवा अवेलेबल है, जो लोकलाइज्ड इफेक्ट हो देता है, जो सिर्फ वहीं पर GIT में ही एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आएगा, जैसे डाइसाइक्लोमीन है जो स्पेसिफाइड GIT के लिए है, जिसके वजह से उसको यूज करते हैं, उससे बेहतर जगह दवा है, क्योंकि इसका अदर सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट उसका आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है उसके अलावा जो इफेक्ट आता है वो हम लोग एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो जो इसके अलावा GIT के अलावा बहुत सारा सिस्टम पे एट्रोपिन का इफेक्ट आएगा, तो इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें GIT में हम लोग एट्रोपिन का यूजेस नहीं होता करते हैं। चलिए ब्रोंकस पे, ब्रोंकस का भी सेम सिचुएशन हो जाएगा, M3 हो जाएगा, इसमें भी स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और ब्रोंकियल ग्लैंड है, ब्रोंकियल ग्लैंड है, ठीक है भाई, स्मूथ मसल्स है और ब्रोंकियल ग्लैंड है।
क्या कराता है जब स्टिमुलेशन होता है M3 रिसेप्टर का? कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट क्या है? कोलिनर्जिक इफेक्ट कंट्रैक्शन कराता है सर, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। तो ये क्या कराएगा? ब्रोंको डायलेशन कराएगा। एट्रोपिन क्या कराएगा? ब्रोंको डायलेशन कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है। क्या सर ये इसको हम लोग क्या ब्रोंकियल आजमा में यूज करते हैं? है इसका यूज? नहीं करते। फिर नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि सर इसको सिर्फ हम M3 ब्रोंकस तक इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट हार्ट तक भी पहुंचेगा, इसका इफेक्ट अदर सिस्टम तक भी पहुंचेगा, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। रिस्क बेनिफिट रेशियो, बेनिफिट जो है हमारा कम हो जाएगा और रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इससे बेहतर दवा जो स्पेसिफिक ब्रोंकस पर ही एंटीकोलिनर्जिक एंटीमस्करेनिक इफेक्ट है, जो इप्राट्रोपियम है, जो स्पेसिफाइड ब्रोंकस पर भी इफेक्ट होता है, जो अवेलेबल है, इसकी वजह से जो है हम इसको नहीं यूज करते ब्रोंकियल आजमा में। क्यों? क्योंकि रिस्क बेनिफिट रेशियो ज़्यादा हो गया, रिस्क ज़्यादा हो गया, बेनिफिट कम हो जाएगा। कम की वजह से सिलेक्शन ऑफ ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं ना रिस्क बेनिफिट रेशियो, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा है, अदर सिस्टम पर इफेक्ट आने का एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और बेनिफिट के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, क्या देखते हैं अब? आई में देखते हैं क्या आई में क्या होगा सर? आई में फिर हम लोग दो देखते हैं आइरिस मसल्स पे। आइरिस में सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स में क्या होगा सर? M3 रिसेप्टर होता है। M3 रिसेप्टर सर्कुलर मसल्स क्या करता है? कंट्रैक्शन होता है नॉर्मली M3 रिसेप्टर कोलिनर्जिक इफेक्ट से, और वो क्या कराता है? पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन होता था, पता ना, कोलिनर्जिक कोलिनोमिमेटिक। ये क्या कराएगा? अब ब्लॉक हो चुका, ये क्या हो चुका है? एट्रोपिन क्या कर दिया? इसको ब्लॉक कर चुका है। क्या होगा अब? जब ये ब्लॉक कर दिया तो अब सिंपैथेटिक में इफेक्ट क्या हो जाता है? डोमिनेट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? पुपिलरी डायलेटेशन, मिड्रियासिस हो जाएगा। वेरी गुड, मिड्रियासिस होगा। यहाँ एट्रोपिन क्या कराता है? पुपिलरी डायलेटेशन हो जाएगा। पुपिलरी डायलेटेशन होगा, जिसको हम लोग मिड्रियासिस बोलते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर एक टर्म हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे और इसका कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आता है। एक्टिव मिड्रियासिस और पैसिव मिड्रियासिस क्या होता है? एक्टिव, ये एक्टिव है या पैसिव है? क्या है? ये मिड्रियासिस होगा, ये एक्टिव है या पैसिव? एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब उसके वजह से इफेक्ट, जिसके डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, उसी ड्रग के से डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। पैसिव है, उसके वजह से नहीं, उसका दूसरे ड्रग के दूसरा सिस्टम की वजह से। ऐसे समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर मसल्स, इसका क्या कर दिया? M3 रिसेप्टर इसको ये देखिए क्या है? ये पुपिल है, इसका एक मसल्स है, ठीक है। इसके ये एक सर्कुलर मसल्स है और ये क्या मसल्स है? रेडियल मसल्स है सर। ये सर्कुलर मसल्स जो होता है अंदर का, ये जो सर्कुलर मसल्स है, इस पर होता है क्या? M3 रिसेप्टर। और ये रेडियल मसल्स जो है, इस पर क्या होता है? एरिनर्जिक रिसेप्टर होता है सर, अल्फा 1 होता है। वेरी गुड, अल्फा 1 होता है और ये दोनों का ही कंट्रैक्शन होता है, दोनों कंट्रैक्शन करता है। अल्फा 1 का भी कंट्रैक्शन होगा और सर्कुलर मसल्स का भी कंट्रैक्शन होगा। सर्कुलर मसल्स जब कंस्ट्रिक्शन होगा तो ये नजदीक होगा, ऐसे होगा तो पुपिल छोटा हो जाता है, पुपिल छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोसिस बोलते हैं। कोलिनर्जिक इफेक्ट हो गया, वो कोलिनर्जिक M3 रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक ड्रग जो है इसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो है कंट्रैक्ट करेगा कौन सा मसल? सर्कुलर मसल्स आइरिस का, और जिसकी वजह से पुपिल छोटा हो जाएगा। दूसरा है रेडियल मसल्स में, रेडियल मसल्स पे अल्फा 1 होता है। नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, नॉरएपिनेफ्रिन जब सिस्टमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है करेगा तो क्या होगा? ये रेडियल मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, रेडियल मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये भी कंट्रैक्ट करेगा, तो ये भी पुपिल इससे ऐसे करता है, स्पोक्स के जैसा होता है, वो भी नजदीक होगा, कंट्रैक्ट करेगा, अंदर आएगा, ऐसे अंदर आता है, जिसके वजह से क्या होगा? फिर नहीं, रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, क्या होगा? रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से पुपिल जो बड़ा हो जाता है। फिर से समझिए, रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करेगा तो ये स्पोक्स के जैसा है,
ये बाहर की तरफ कंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है पुपिल जो है बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेड्रियासिस बोलते हैं। तो ये क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है। ये क्या, एट्रोपिन किसको, M3 जो है सर्कुलर मसल्स को है उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, डोमिनेट करेगा अल्फा वाला रेडियल मसल्स डोमिनेट कर गया, जिसकी वजह से वो उसका एक्शन बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, पुपिल डायलेट हो गया। तो यहाँ पर किसके वजह से ये डायलेट हो रहा है पुपिल, यहाँ पे एट्रोपिन ने ब्लॉक कर दिया, एट्रोपिन की वजह से डायलेट हुआ, नहीं हुआ सर, क्योंकि ये डायलेट हुआ इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रीडोमिनेट होने से, अनअपोज्ड एक्शन होने से, अनअपोज्ड एक्शन होने से डायलेट हो गया, एट्रोपिन की वजह से नहीं हुआ। तो इसके मतलब ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, पैसिव मेड्रियोसिस हो गया। एट्रोपिन क्या कराया, पैसिव मेड्रियोसिस कराया। एट्रोपिन ने ये पुपिल को डायलेट नहीं कराया, क्योंकि हम लोग जानते हैं एट्रोपिन का कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट किसका आया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, अल्फा 1 रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की वजह से इफेक्ट आया, डायलेट किया। तो इसलिए ये क्या हो गया, एट्रोपिन की वजह से पैसिव मेड्रियोसिस होगा। जब हम लोग एड्रेनर्जिक सिस्टम में पढ़ेंगे, अल्फा 1 जब स्टिमुलेट होगा, जब पुपिल डायलेट होगा, वहाँ पर जो जो एड्रेनर्जिक ड्रग जो है उसको देने से जब पुपिल डायलेट होगा, तो वो एड्रेनर्जिक को डायरेक्ट इफेक्ट कराया। एड्रेनर्जिक ड्रग अल्फा 1 डायरेक्ट स्टिमुलेट हुआ, पुपिल डायलेट हो गया, जिसके उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव मेड्रियोसिस। तो यहाँ पर नर्स सेल में आप हमें ये जानना है, जो एड्रेनर्जिक ड्रग है वो एक्टिव मेड्रियोसिस कराएगा, और एट्रोपिन जो है पैसिव मेड्रियोसिस कराएगा। उम्मीद है कि आप लोग ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ने देखा आइडिस पर। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, सिलियरी मसल्स पे। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स पे, सिलियरी मसल्स पे कौन सा रिसेप्टर होता है, बस M3 होता है सर, M3 होगा। M3 होगा तो ये क्या कराता है था, नॉर्मली क्या कराता है, M3 जब स्टिमुलेट होता है, जो इसका कोलिनर्जिक इफेक्ट आता है, तो क्या करता है, क्या करता है, कंट्रैक्शन होता है सिलियरी मसल्स का, और हमें नियर एकोमोडेशन होता है। ये क्या कर देगा, इसको रिलैक्स कर देगा, रिलैक्स कर देगा, क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा। और इससे क्या होता है, साइक्लोप्लेजिया और पुपिलरी डायलेट मिड्रियासिस, दोनों का हमारे क्या जरूरत होता है, जब आई का एग्जामिनेशन करते हैं, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन होता है, जिसको फंडस एग्जामिनेशन या रिफ्रैक्शन की जरूरत होगा, तो वहाँ पर हमें क्लिनिकल यूज की जरूरत होगी। कहाँ पे क्लिनिकल यूज में, कहाँ होगा, फंडस एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन और इसमें रिफ्रैक्शन। अब सवाल ये है, यहाँ फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका रीजनिंग क्वेश्चन, व्हाई एट्रोपिन इज यूज्ड इन आई एग्जामिनेशन इन एडल्ट, एडल्ट में यूज करते हैं एट्रोपिन को, किस में, एडल्ट में यूज करते, नो सर, एट्रोपिन को एडल्ट में नहीं यूज करते, एट्रोपिन को बच्चे में यूज करते हैं, वेरी गुड, एट्रोपिन को बच्चे में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाई एट्रोपिन इज यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर आई एग्जामिनेशन, बच्चे में क्यों यूज करते हैं, बड़ों में क्यों नहीं यूज करते, बड़ों में फिर क्या यूज करते हैं सर, ट्रोपिकामाइड यूज करते हैं सर, तो बच्चों में क्यों यूज करते हैं, बच्चों में एकोमोडेशन जो होता है, सिलियरी मसल स्ट्रॉन्ग होता है, उसको साइक्लोप्लेजिया पैरालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लेजिक ड्रग है एट्रोपिन, जो बच्चों में ज़रूरत पड़ती है उसको एकोमोडेशन को, साइक्लोप्लेजिया सिलियरी मसल्स को पैरालिसिस करने की। दूसरा ये है कि ये इसका इफेक्ट जो है एट्रोपिन का, ये वीक में रहता है, 7 से 10 दिन तक रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लडिंग ऑफ विजन होगा, और बड़ों को बाहर निकलना होता है, बाहर जाना रहेगा, बच्चों तो घर में भी रह सकता है, बड़ों को बाहर निकलना रहेगा, जिसकी वजह से ब्लडिंग ऑफ विजन गिरने की संभावना रहेगा, कहीं भी वो उसको दिखेगा नहीं, गिर जाएगा। तो बड़ों में जो एडल्ट है उसमें क्या यूज़ करते हैं, प्रोपिकामाइड, क्यों, इसका शॉर्ट एक्शन होता है और लेस साइक्लोप्लेजिक होता है, क्योंकि ब्रो में एकोमोडेशन, ये साइक्लोप्लेजिया जो एकोमोडेशन जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, साइक्लोप्लेजिया करने की जरूरत सिलियरी मसल्स को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसका एक्शन भी ट्रोपिकामाइड का शॉर्ट एक्शन होता है, शॉर्ट एक्शन होता है, इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड होगा सर, स्वेट ग्लैंड,
स्वेट ग्लैंड में क्या कराएगा, स्वेट ग्लैंड डिक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग, जब स्वेट ग्लैंड को क्या कर देगा, वो एनर्जी के इफेक्ट से क्या होता है, बढ़ जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाता है, जितना भी सेक्रेशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन, स्वेटिंग, लेक्राइमेशन और ब्रोंकियल सेक्रेशन, ये सारा सेक्रेशन जो है बढ़ जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा। ये अब क्या होगा, सारा सेक्रेशन जो डिक्रीज कर जाएगा, ये सारा स्वेट ग्लैंड का सेक्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। फिर आई में क्या होगा, लेक्राइमेशन होगा, वो लेक्राइमेशन जो है टीयर जो जिसको बोलते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा सर, सलाइवेशन ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये सब का सब जितना भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन है वो सब सारे के सारे डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा है सर, ये लेक्रा में सलाइवेशन डिक्रीज करा दिया, या ब्रोंकियल सेक्रेशन, ब्रोंकियल ग्लैंड का सेक्रेशन जो है ये भी डिक्रीज कर जाएगा, ब्रोंकियल सेक्रेशन, ये सेक्रेशन जो भी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है सर, इसको सलाइवेशन या ब्रोंकियल सेक्रेशन डिक्रीज होने से इसको हमारे यूज़ कहाँ करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसका सेक्रेशन कम करने के लिए ज़रूरत कहाँ पड़ता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा एनेस्थेसिया देने के बाद, तो उसे एक्सपायरेट होने की, सेक्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो एक्सपायरेट होने की, लंग में एक्सपायरेट होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से जो है हमें उसको एट्रोपिन दे करके इसका एक्सपायरेशन को कम कर देते हैं, ये सेक्रेशन को कम हो जाएगा, एक्सपायरेशन की खतरा टल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्री मतलब पहले एनेस्थेटिक मेडिकेशन इसको बोलते हैं, एनेस्थेसिया से पहले मेडिकेशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है सर, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इसका क्या हो गया, क्लिनिकल यूजेस हो गया। तो क्लिनिकल यूजेस हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक और देखते हैं, अब क्या लास्ट हम लोग बचा, ब्लडर बचा। कैसे, ब्लडर में, ब्लडर यूरिनरी ब्लडर, गॉल ब्लडर नहीं, यूरिनरी ब्लडर। इसमें क्या होगा, ड्यूटेरियस मसल्स होता है सर, स्मूथ मसल्स, ड्यूटेरियस मसल्स, स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। इसमें क्या होगा, M3 रिसेप्टर, इसके ब्लॉक हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता था, कंट्रैक्शन होता था, यूरिनेशन होता था। अब ये क्या हो जाएगा, इसका रिलैक्सेशन हो जाएगा। जब कंट्रैक्शन होता था, अब ब्लॉक होने के बाद डोमिनेट कर जाएगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या कराता है, अनअपोज्ड एक्शन सिंपैथेटिक का होगा, तो रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रेशन मसल्स होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स या डिट्रेशन मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर का क्या हो जाएगा, डिट्रेशन मसल्स को रिलैक्स कर देगा, और उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रेशन मसल। यूरिनरी रिटेंशन होगा। ये कब जरूरत पड़ता है, ओवर एक्टिव ब्लडर में। क्या यूज़ करते हैं सर, नहीं करते, क्योंकि यहाँ भी यूरो स्पेसिफिक ब्लड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमारे पास है, सोडियम फेनासिन, डेरिफेनासिन, जो इसी स्पेसिफाई ब्लडर के ही होता है। ये हमारे सेलेक्टिव एक्टिव ड्रग, सेलेक्टिव एक्शन ड्रग प्रेजेंट है, इसलिए एट्रोपिन को इस यूजेस के लिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, अदर सिस्टम पर इसका एडवर्स इफेक्ट आने लगेगा, और बेनिफिट उस कंपेरिजन में रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। जब इससे बेहतर दवा हमारे पास प्रेजेंट है, मौजूद है, हमको उसी ड्रग के साथ जाना चाहिए जो स्पेसिफिक उसी एक्शन के लिए प्रेजेंट है, उसी टारगेट के लिए, उसी ऑर्गेन स्पेसिफिक ड्रग हमारे पास है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया, यूरिनरी रिटेंशन करवा दिया, ड्यूटेरियल मसल्स को रिलैक्स किया, M3 रिसेप्टर यहाँ पर है, उसको ब्लॉक कर दिया एट्रोपिन ने, और जब एट्रोपिन ब्लॉक कर दिया तो रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी स्मूथ मसल्स का हो गया, किसके वजह से, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन, सिंपैथेटिक अनअपोज्ड एक्शन की वजह से हो गया, तो यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। अब चलते हैं, अब एक चीज हम लोग समझते हैं, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एडवर्स हम लोगों ने बात किया, एडवर्स इफेक्ट और या एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम चीज़ है या दोनों अलग है, दोनों अलग है सर, बिल्कुल बिल्कुल दोनों अलग है। कैसे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है थेरेपेटिक डोज पे होता है, जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जो जिस क्लिनिकल डिजीजेज में हम लोग उसका दवा देते हैं,
उसका जो एक डोज है, थेरेपेटिक डोज, उस डोज को दिया पेशेंट को, तो हर ड्रग का क्या होता है, दो इफेक्ट होगा, एक होगा डिजायर्ड इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड मतलब वांटेड इफेक्ट और अनवांटेड इफेक्ट। जो डिजायर्ड और वांटेड इफेक्ट है उसे हमें क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट बोलते हैं सर, वेरी गुड। और जो अनडिजायर्ड होगा, अनवांटेड इफेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये क्या कब हुआ, जब आपने उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक थेरेपेटिक डोज दिया, एक दवा का एक थेरेपेटिक डोज दिया, उस ड्रग पे जो वांटेड और अनवांटेड आया, वांटेड आया थेरेपेटिक इफेक्ट हो गया, आपने दिया दवा, और जो अनवांटेड इफेक्ट जो हम नहीं चाह रहे थे वो दिया, तो हमारा क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। अब सर टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, टॉक्सिसिटी क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट जब उसका एक्सेस हो गया किसी भी कारण से, वो डोज जो थेरेपेटिक डोज है उससे एक्सीड कर गया, उससे ज़्यादा हो चुका, उससे ज़्यादा डोज किसी बॉडी में आ चुका किसी भी कारण से, इधर एक्सीडेंटल और सुसाइडल। टॉक्सिसिटी क्या, पॉइजनिंग का क्या है, एक्सीडेंटल होगा, सुसाइडल होगा या होमिसिडल होगा, जो हम तो आप लोग फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ेंगे। फोरेंसिक में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, या तो जो पॉइजनिंग का तीन मेजर जो है इंसिडेंट होता क्या होता है, या तो एक्सीडेंटल होगा, या सुसाइडल होगा, या फिर होमिसाइडल होगा। इस किसी भी कंडीशन में अगर उसका डोज बढ़ चुका, ज़्यादा हो चुका, बॉडी में आ चुका है, तो उससे जो जो इफेक्ट डेवलप होगा, तो इफेक्ट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले देखते हैं एडीआर, मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या एडीआर डेवलप करेगा। चलिए एक वन बाय वन हार्ट से देखते हैं, फिर उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जो कि मेमोराइज करने में हमें इजी होगा। हार्ट पे क्या हो रहा है, हार्ट पे इफेक्ट क्या आ रहा है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, कंडक्शन को बढ़ा रहा था, कंडक्शन को बढ़ा रहा है, हार्ट रेट को ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल तक हार्ट रेट को बढ़ा दिया। जब हमें ब्रेडिकार्डिया के लिए दे रहे हैं, वो जब उसका कम है हार्ट रेट, मान लिया 60 to 100 है, 60 से कम है, 50 है, 50 से लेकर के वो 70 तक ले आया, उसको तो सही है, उसको तो बोलेंगे तो ठीक है, नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल तक ले आया। यही ड्रग अब क्या कर रहा है, 100 से 110 कर दिया, तो अब क्या बोलेगा, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, भाई थेरेपेटिक डोज ही है, लेकिन इसका इफेक्ट, इसका जो है इफेक्ट बढ़ चुका, क्या हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोलेंगे आप, टैकीकार्डिया। एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, टैकीकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या करेगा, पेरिस्टाल्सिस को घटा दिया आपका, जीआईटी में क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, मूवमेंट करवा रहा था, अब वो रुक जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा जीआईटी का, क्या हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा फ्रेंड, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन इसका एडीआर हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ है उसका मूवमेंट को घटा दिया है, उसका कंट्रैक्शन, जीआईटी का कंट्रैक्शन कम हो गया, तो वो आगे फूड बढ़ेगा ही नहीं, जहाँ है वहीं रुक जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन वही चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिर ब्रोंकियल ग्लैंड के सेक्रेशन को घटा देता है, थिक सेक्रेशन होने लगेगा, थिक सेक्रेशन हो जाएगा, ब्रोंकियल सेक्रेशन थिक हो जाएगा। आई में मिडोसिस हो गया, क्या हो जाएगा इससे, इससे क्या हो जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा, साइक्लोप्लेजिया करा दिया और इससे क्या हो जाएगा, मिडोसिस से ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखेगा उसको, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड कम, स्वेटिंग कम होगा, तो क्या होगा इसका एडीआर, एडीआर क्या होगा, एडीआर हम लोग पढ़ रहे हैं, एडीआर एडवर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या होगा, हॉट स्किन हो जाएगा, हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाएगा, स्किन ही तो मॉइस्ट करके रखता है ना, स्वेट ही तो मॉइस्ट करके स्किन को रखता है, और हमारे बॉडी को टेम्परेचर को भी कौन मेंटेन करता है, स्वेट मेंटेन करता है, स्वेट अब सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा, और स्किन भी ड्राई होने लगेगा, लिक्राइमेशन कम हो जाएगा, तो ड्राई आई हो जाएगा, आँख जो है ड्राई आई हो जाएगा, सलाइवेशन कम हो जाएगा, तो ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, माउथ ड्राई माउथ हो जाएगा, और यूरिनरी रिटेंशन होने लगेगा, ज़्यादा होगा तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, यूरिनरी रिटेंशन, क्या बोलेंगे इसको, यूरिनरी रिटेंशन।
यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। ये एडीआर है। क्या होगा? टेकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, हॉट एंड ड्राई स्किन, ड्राई आई, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन। क्या इसको याद करने में कोई डिफिकल्टी? इसी से हम लोगों ने जो ये निमोनिक्स के ही से थ्रू कितना इफेक्ट जाना, क्लिनिकल यूज को भी पढ़ लिया, एडीआर को भी इसी से ड्राइव कर लिया। सिर्फ एक चीज को पढ़ने से, एक लॉजिकल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ने से हमें क्या इसमें कोई डिफिकल्टी आई? बिल्कुल नहीं आई। चलिए, अब यही चीज जब बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी डेवलप कर जाएगा, तो यही जो एडीआर है ये क्या होगा? तो उसको भाई यही सब सिम्टम तो एक्सैजरेटेड होगा, यही सिस्टम आ जाता है। तो उसको हम लोग एक टॉक्सीड्रोम, टॉक्सीड्रोम समझते हैं क्या होता है? चलिए उसको पढ़ते हैं। टॉक्सीड्रोम सिंड्रोम और टॉक्सीड्रोम क्या होता है इसको, चलिए अब इसको हटा देते हैं, बस अब कंक्लूड कर देते हैं इसको पढ़ करके, फिर क्लास एंड करते हैं हम टॉक्सिसिटी पढ़ करके। क्या होगा? टॉक्सीड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, साइंस, जो ग्रुप ऑफ किसी भी डिजीज का बहुत सारा मल्टीपल सिम्टम्स एंड साइंस जो होता है सिम्टम, उसको सिंड्रोम बोला जाता है। सिम्टम। टॉक्सीड्रोम भी उसी तरह का मल्टीपल, उसमें उसका सिम्टम्स है। ड्यू टू टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी की वजह से जो मल्टीपल सिम्टम्स आएगा, साइंस आएगा, तो उसको मिला करके क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी की वजह से आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजीज की वजह से आ रहा है तो सिंड्रोम बोलेंगे, और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से आएगा, पॉइजन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सीड्रोम, टॉक्सीड्रोम बोलेंगे। चलिए, तो टॉक्सीड्रोम, एट्रोपिन का टॉक्सीड्रोम क्या है? अब टॉक्सीड्रोम से घबराइएगा मत, टॉक्सीड्रोम क्या होता है? तो इसको हम लोग एक एक निमोनिक्स है जिसको हम लोग पढ़िए, उसको समझिए, उसका आखिर होता क्या है। इसको है हॉट एज हेयर, हेयर मतलब खरगोश भाई, हाँ खरगोश। ब्लाइंड एज बैट, बैट चमगादड़, रेड एज बीट चुकंदर, और ड्राई एज बोन, बोन कितना ड्राई होता है? बोन के जैसा है ड्राई। और मैड, मैड एज हैन, हैन मुर्गी, मुर्गी मैड एज हैन, मुर्गी, मुर्गी देखते हैं एक जगह खड़ा नहीं होता, जहाँ तहाँ वो पागल के जैसे जो है इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर बच्चे के साथ घूमते रहता है। मतलब वो इस एक जगह वो स्थिर हो ही नहीं सकता, स्टेबल हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको बोलते हैं मैड एज ए हैन। और फुल एज ए एक और है, ये 5 तो बहुत सारे बुक में मिल जाए, एक छठा है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, फुल एज फ्लास्क, फ्लास्क मतलब फ्लास्क जो होता है ना, जो लेबोरेटरी में आप लोग यूज करते होंगे बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, फ्लास्क, वही फ्लास्क। ये कितना हो गया? 6 हो गया। क्या है? फिर से देखिए, हॉट एज ए हेयर, ब्लाइंड एज ए बैट, रेड एज ए बीट, ड्राई एज बोन, और मेड एज ए हैंड, फुल एज ए फ्लास्क। ये क्या है? टॉक्सीड्रोम है। ये सिंड्रोम, ये ड्रग के से टॉक्सिसिटी डेवलप किया एट्रोपिन की वजह से, जो है ये सिम्टम्स आया। अच्छा, सबसे इससे पहले एक चीज, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी डेवलप कैसे हो जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा ये एक्सीडेंटल हो सकता है सर, या फिर होमिसिडल, या फिर सुसाइडल हो सकता है। बिल्कुल। ये जो प्लांट है किससे सोर्स था? एट्रोपा बेलाडोना या धथुरा, धथुरा प्लांट से जो है, धथुरा जो है वो दिखने में भी जो एक फ्रूट के जैसा रहता है, तो बच्चे जो है खेलते खेलते जो हो सकता है जो एक्सीडेंटली जो है उसको खा जाता है, खा जाएगा तो उसका टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगा उससे। या फिर कोई इंटेंशनली जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस प्लांट को, धतूरा को जो है वो क्रश करके उसके जूस को किसी चीज़ में मिला दिया, उससे पॉइजनिंग डेवलप करेगा। तो ये कंडीशन है। या एक्सीडेंटल हो सकता है, एक्सीडेंटल तो वही बच्चे वाला, या होमिसिडल में किसी को मिला दिया, खिला दिया, या सुसाइडल या खुद खा लिया हुआ हो सकता है, जो खुद अपने आप खा लिया हो, उसको खा लिया किसी चीज़ का ही, वो खा लिया। तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन जो है डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से जो है ये टॉक्सिसिटी
एट्रोपिन का डेवलप कर सकता है। चलिए, तो ये क्या है, अब ये इस टर्म को समझते हैं, जो हॉट एज ए हेयर कहने का मतलब क्या हुआ। हॉट यहाँ पर 3 है, हेयर के जैसा, हेयर तो एक एनालॉग है, एनालॉगी, इसका एग्जाम्पल लिया। ये टर्म असल है हॉट, ब्लाइंड, रेड, ड्राई, मैड एंड फुल। ये 6 जो है, यही चीज सिम्टम है इसका एट्रोपिन। हॉट का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो क्या होता है, हॉट एंड ड्राई होता है। सर कैसे हो जाता था हॉट एंड ड्राई, किसका रोल, स्वेटिंग की वजह से, स्वेटिंग नहीं होने से, स्वेटिंग नहीं होने से डिक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग डिक्रीज कर जाएगा, स्वेटिंग डिक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा सर, हॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारे स्वेटिंग से होता है, स्वेटिंग जो है जितना बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्वेटिंग निकलेगा, स्वेटिंग निकलेगा बॉडी को कूल करने के लिए। तो यहाँ स्वेटिंग ही डिक्रीज हो चुका है, यह हॉट होगा। ड्राई जब हॉट होगा, स्किन मॉइस्ट करता है, स्किन को भी स्वेटिंग मॉइस्ट करेगा, मॉइस्ट ही नहीं होगा तो ड्राई भी हो जाएगा सर, ड्राई भी हो जाएगा। दो हमारा जो है क्या, हॉट एज ए हेयर, किसके, स्वेटिंग नहीं होने की वजह से डिक्रीज स्वेटिंग, और ड्राई एज ए बोन, ये भी आप ये देख लीजिए। रेड एज ए बीट, ये क्या है, ये भी स्वेटिंग, जब स्वेटिंग, जब बोन और जब ये स्किन क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, हॉट एंड ड्राई हो जाता है तो फ्लैशिंग ज़्यादा हो जाता है, क्या होगा, फ्लैशिंग ज़्यादा होता है, रेडनेस ज़्यादा आ जाता है, लाल हो जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं क्या, उसको फ्लैशिंग हो जाएगा, फ्लैशिंग हो जाएगा, मैड रेड एज ए बीट। तो हॉट एज ए हेयर और ड्राई एज ए बोन, क्योंकि डिक्रीज स्वेटिंग हो गया, इसकी वजह से हो रहा है, इफेक्ट की वजह से। और रेड एज ए बीट क्यों हुआ, फ्लैशिंग हो गया, फ्लैशिंग हो जाएगा चिक वगैरह पे या हाथ वगैरह में क्या हो जाएगा, तो वो फ्लैशिंग हो जाएगा वहाँ पे, तो जिसकी वजह से फ्लैशिंग होगा, फ्लैशिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और क्या है, ब्लाइंड एज ए बैट, ब्लाइंड क्यों होगा, ब्लाइंड क्यों हो जाता, बैट जो है, बैट को, चमगादड़ को जानते हैं हम लोग, जो उसमें वो उसको दिन में नहीं दिखता, दिन में, ब्लाइंड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें फोटोफोबिया, मिड्रियासिस जब हो गया था, साइक्लोप्लेजिया, मिड्रियासिस हो गया, मिड्रियासिस हो गया, पुपिलरी डायलेटेशन हो गया, तो वो, और मिड्रियासिस हुआ और फोटोफोबिया हो जाता है, फोटोफोबिया, लाइट में दिखने में दिक्कत होने लगता है, क्यों, क्योंकि साइक्लोप्लेजिया भी डेवलप करती है, एकोमोडेशन, नियर एकोमोडेशन भी फेल कर चुका है, पुपिल डायलेट हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ब्लाइंड, मतलब बैट के जैसा जो है, रोशनी में दिखेगा नहीं उसको, दिखेगा ही नहीं उसको, दिन में नहीं दिखेगा, मतलब रोशनी में नहीं दिखेगा, दिखने में परेशानी होगी उसको। और मैड एज ए हैन, मैड एज ए हैन क्यों होगा, हैन के जैसा जो है पागलपन क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिलेरियम हो जाता है, डिलेरियम, डिलेरियम डिलेरियम क्या होता है, डिलेरियम सीएनएस का इफेक्ट है, सीएनएस में क्या, और क्या क्या हो सकता है, डिलेरियम तो होगा ही, डिलेरियम होगा, और सीएनएस में और क्या हो सकता है, कन्वर्सन होगा सर, कन्वर्सन होगा, कन्वर्सन मतलब सीजर होता है, कन्वर्सन होगा, एजिटेशन होगा, बेचैनी, इधर उधर भागेगा, एजिटेशन होगा, इधर उधर भागेगा, एजिटेशन, कन्वर्सन, डिलेरियम, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा, अगल अलड़ बलड़ कुछ कुछ बोलता रहेगा, हेलुसिनेशन होगा, हेलुसिनेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, एजिटेशन होगा, कन्वर्सन, ये सब क्या है, सीएनएस इफेक्ट है, सीएनएस इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट सीएनएस का है। फुल एज ए फ्लास्क, मतलब फ्लास्क फुल मतलब ब्लडर फुल हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होने की वजह से जो है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा तो ब्लडर क्या हो जाएगा, ब्लडर फुल हो जाएगा, जिसको फुल एज ए फ्लास्क। उम्मीद है कि ये चीज़ आप याद रखेंगे और इसको इस तरीक़ा से सिम्टम को डिकोड करेंगे। तो ये टॉक्सिड्रोम है, मतलब टॉक्सिसिटी जो एट्रोपिन से डेवलप करता है, तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स आता है, जो साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों ने इधर पढ़ा। चलिए इसको ट्रीटमेंट करिएगा, कैसे करिएगा, किसी भी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहला इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वही है जो क्या होता है, डिकंटामिनेशन करिए, अगर खा गया तो बाहर निकल, गास्ट्रिक लवाज कर दिए, एबीसी पहले तो एयरवे, ब्रीदिंग, ये सबको मेंटेन करके रखिए, सर्कुलेशन, आईवी लाइन को एक्सेस करिए, एबीसी करिए, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसको देखिए इमरजेंसी केयर के लिए। अगर है तो उसके बाद क्या करिएगा, इंजेक्शन हो गया है
उसको गैस्ट्रिक लवाज करिए, गैस्ट्रिक लवाज कर दीजिए, और जो सिम्टोमेटिक अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट करिए। और इसका क्या होगा, उसका स्पेसिफिक एंटीडोट दीजिए। पॉइजनिंग है तो इसका स्पेसिफिक एंटीडोट होगा। क्या है स्पेसिफिक एंटीडोट एट्रोपिन पॉइजनिंग का? फाइसोस्टिग्मीन है सर, फाइसोस्टिग्मीन है सर। अब बच्चों, फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन यहाँ हमारा फिर से है, व्हाई नॉट नियोस्टिग्मीन? नियोस्टिग्मीन क्यों नहीं, फाइसोस्टिग्मीन ही एंटीडोट क्यों है? एंटीडोट जो है क्या नियोस्टिग्मीन है? नहीं है सर, नियोस्टिग्मीन नहीं है, फाइसोस्टिग्मीन है। क्यों भाई फाइसोस्टिग्मीन क्यों है? क्योंकि सर नियोस्टिग्मीन जो है क्या है, ये क्वाटरनरी कंपाउंड है। नियोस्टिग्मीन ये क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, क्वाटरनरी, ठीक है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो क्या होगा सर, पोलर होता है, पोलर होगा, और ये कंपाउंड पोलर होगा तो क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा, मतलब बीबीबी को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो क्या जब होगा, सीएनएस में नहीं जाएगा, सीएनएस इफेक्ट नहीं होगा। सीएनएस के इफेक्ट को, जो एट्रोपिन के, जो हम लोगों ने अभी सीएनएस के इफेक्ट देखा था, उसको ये इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट पार्शियल पेरिफेरल इफेक्ट को तो कर देगा, लेकिन सीएनएस का इफेक्ट को नहीं कर पाएगा ये। तो इसके वजह से जो है नियोस्टिग्मीन हम लोग नहीं यूज़ करते एट्रोपिन पॉइजनिंग में। फाइसोस्टिग्मीन क्या है? फाइसोस्टिग्मीन एक टर्सरी कंपाउंड है सर, वेरी गुड, ये टर्सरी कंपाउंड है, टर्सरी एमीन है, टर्सरी कंपाउंड है। और हम जानते हैं कि टर्सरी कंपाउंड जो है क्या होता है, ये वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये नॉन पोलर होगा, या मतलब हाइड्रोफिलिक नहीं, क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, ये लिपिड से लिपोफिलिक होगा। और जब लिपोफिलिक जो कंपाउंड होता है, लिपोफिलिक लिपोफिलिक होगा, जो लिपोफिलिक कंपाउंड होता है वो क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ब्रेन बैरियर का, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सीएनएस इफेक्ट आएगा। सीएनएस इफेक्ट आएगा मतलब सीएनएस इफेक्ट को भी एट्रोपिन को की वजह से, पॉइजनिंग की टॉक्सिसिटी की वजह से जो एट्रोपिन सीएनएस में इफेक्ट है, उस इफेक्ट को भी ये रिवर्स करेगा, और जो हमारा एक बैलेंस और थेरेप्यूटिक, कंप्लीट थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो जाएगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा। तो ये जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीडोट क्या हो गया, फाइसोस्टिग्मीन। क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन आता है कि भाई नियोस्टिग्मीन इज नॉट यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो ये चीज हम लोगों ने एट्रोपिन पॉइजनिंग का एंटीडोट के बारे में पढ़ा। तो ये चीज आज हम लोग एट्रोपिन का, सारे चीज एट्रोपिन के बारे में, हर कुछ एट्रोपिन के बारे में पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़िए, और फर्दर अगले टॉपिक के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। अगर आपने कुछ सीखा, आपको अच्छा लगा, तो दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, और इसमें क्या कुछ और पढ़ना चाहिए, कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, उसे कमेंट भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।